तो लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि जो यूडोमो था वो ऑलरेडी मर चुका था और उसकी जो मरने की न्यूज़ थी वो ऑलरेडी युआंग सिटी के अंदर प्रेसिडेंट जेन्यून के पास पहुंच चुकी थी। प्रेसिडेंट जेन्यून को यूडोमो के मरने की न्यूज़ उसके लाइफ तिलिस्मान के टूटने के कारण पता चली थी। इसके कारण वो एकदम से एक्टिव होकर चौकन्ना हो जाता है और तुरंत इस मैटर को अपने हायर अप्स की तरफ रिपोर्ट कर देता है। तो प्रेसिडेंट जेन्यून होता है वो टियानयून टावर के अंदर जाते हैं और टियानयून टावर के अंदर जाने के लिए वो वन थॉट ऑफ वॉइड स्पेस वाली मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट उनके एक थॉट के साथ जो हेवन और अर्थ होता है वो कॉस्मिक पार्टिकल्स के साथ ब्लेंड होते हुए उन्हें उस जगह के ऊपर पहुंचा देता है। इस वक्त जो प्रेसिडेंट जेन्यून थे वो एक रूम के अंदर थे और उस रूम के अंदर पूरी तरीके से रेड कलर का ऑरा फैला हुआ था। प्रेसिडेंट जेन्यून तुरंत अपने घुटनों के ऊपर आ जाता है और कहता है, माय लॉर्ड, जस्ट अभी अभी मेरा एक बंदा यूडोमो, उसका जो लाइफ तिलिस्मान है वो ऑलरेडी टूट चुका है। वो जस्ट हुआंग सिटी के अंदर आने वाला था, उससे पहले ही वो मर गया। या उसे मारने के पीछे यू किंगडम का हाथ है या फिर लॉर्ड जीजियोंग का। गाइस, जो शी स्टेट है उसकी नजर हमेशा डिवाइन किंगडम्स के ऊपर रहती है। सो नेचुरली शी स्टेट की और यू स्टेट की जो रिलेशनशिप है वो कभी भी ठीक नहीं होते। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की तरह लोग की हमेशा से सीक्रेट फाइट चलती रहती है, छोटी मोटी, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक। अभी सामने वाला जो लॉर्ड होता है वो प्रेसिडेंट जेन्यून से कहता है उसे तो हुआंग सिटी के अंदर अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, तो वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा था। अभी जो प्रेसिडेंट जेन्यून होता है वो कहता है वैसे तो उसे आज आ जाना चाहिए था और आज की उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने जब उससे कांटेक्ट किया था तो उसने कहा कि उसे डिले हो जाएगा, उसे कुछ दिन की मोहलत और चाहिए वापस आने के लिए। जिसके अलावा यूडोमो ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अभी वो ब्लड रेड फ्लेम लॉर्ड कहता है, इसका मतलब है कि वो अभी तक हुआंग सिटी के अंदर नहीं पहुंचा था और वो जुजियोंग चौ स्टेट के अंदर ही मारा गया। मैं इस चीज की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें इस चीज के ऊपर अच्छे से अटेंशन देना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि वो कैसे मारा गया। प्रेसिडेंट जेन्यून हाँ के अंदर मुंडी हिलाते हैं और फिर कहता है, माय लॉर्ड, मेरे पास एक्चुअल में काफी ज्यादा शॉर्टेज है एक्सपर्ट्स की, अगर कुछ बंदों का इंतजाम हो जाता तो मेरा काम आसान हो जाता। तभी वो जो लॉर्ड ब्लड रेड फ्लेम होता है वो कहता है कि जल्दी ये सारी कमी पूरी हो जाएगी, तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इसी के साथ वो जो ब्लड रेड फ्लेम होती है वो वहां से डिसअपियर हो जाती है। लॉर्ड ब्लड रेड फ्लेम के जाने के बाद जो प्रेसिडेंट जेन्यून होता है वो एक लंबी सांस लेता है और फिर वो कहता है, वो यूडोमो वो एक नंबर का इडियट है, अगर वो टाइम पे यहाँ पे आ जाता तो वो मारा नहीं जाता। एंड वैसे भी उसे मारने वाला जो भी बंदा होगा वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा और मेरे पास अभी इतनी ज्यादा पावर्स नहीं है कि मैं इन सारी चीजों को जड़ से देख सकूं। मुझे इन सब चीजों को इन्हीं के हाल पे छोड़ देना चाहिए। वैसे भी अगर मैं कुछ ना भी करूँ तो थोड़ी ना ये लोग मुझे ब्लेम करने वाले हैं। जो प्रेसिडेंट जेन्यून था ये थोड़ा सा लालची किस्म का इंसान था एंड इसे बस अपनी जिंदगी की परवाह थी और पैसों की परवाह थी। इसे किसी के जीने मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, इसे बस अपने फायदे का दिखता था, इसलिए वो इस इन्वेस्टिगेशन को भी स्टॉप करा देता है। वही सीन शिफ्ट होता है और खुले आसमान के नीचे हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था। वो मनी मन सोचता है कि मैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आया और मैंने एक इंटरनल ट्रू गॉड के साथ फाइट की एंड इसके साथ ये जो फाइट थी ये लिटरली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी एंड इस फाइट के थ्रू मुझे पता चला कि मैं कितना कमजोर हूँ। मैं बस अपनी डिवाइन बॉडी और पावरफुल विल के बलबूते उस बंदे को हरा पाया, वरना मैं मर चुका था। अगर एक तरीके से देखा जाए तो मैं ये बैटल पूरी तरीके से हार चुका था। अगर लू फैंग इस बंदे को एवरेज भी मान लेता है तो अगर वो किसी अच्छे खासे बंदे से मिल गया तो वो शियाओ को ट्रैप करके रख सकता है और एक बार अगर वो शियाओ को अपनी सीक्रेट टेक्निक के अंदर ट्रैप कर लेता है उसके बाद जो शिया होता है वो अपनी विल पावर अटैक और अपनी मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और उसकी बॉडी भी ज्यादा टाइम तक इन सारे अटैक्स को अपने ऊपर नहीं झेल सकती, भले वो एक डिवाइन और एक परफेक्ट बॉडी हो। गाइस, कोई बॉडी कितनी भी ज्यादा पावरफुल, कितनी भी ज्यादा डिवाइन और कितनी भी ज्यादा मैजिकल क्यों ना हो, बट एट द एंड वो पूरी तरीके से इनविंसिबल नहीं हो सकती, अमर तो नहीं हो सकता कोई भी, तो उसका मरना भी तय ही है। एंड श्याम अपने मन के अंदर एक रफ कैलकुलेशन लगा देता है कि फ्यूचर के अंदर जो उसके अपोनेंट्स होने वाले वो लगभग उन 3 किंगडम्स के अंदर से ही होंगे जो कि फूड किंगडम के लोग हैं। इसलिए वो मनी मन सोचता है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ाना होगा, उसे अपने एलिमेंट आर्ट और साथ ही साथ अपने विल पावर और अपने बेसिक टेक्निक्स को और ज्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ उसे जल्दी से जल्दी अपना ब्रेक थ्रू करने का तरीका भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो चॉस डोमिनेशन रिलम के अंदर पहुंचना चाहता था। अगर उसे एक चॉस लॉर्ड बनना था तो उसे सबसे पहले लॉ ऑफ चॉस को एक्सपर्ट करना था और लॉ ऑफ चॉस को एक्सपर्ट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस, पेशेंस, एक्सपीरियंस और कुछ बेसिक मिस्ट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी टेक्निक इस वक्त शियाओ यूज़ कर रहा था जैसे कि बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक और चॉस पावर डायग्राम, या फिर उसके अलावा अगर आप 9 बाउंड्री ब्रेकिंग स्वॉर्ड्स को भी देख सकते हो, तो ये सारी की सारी जितनी भी टेक्निक्स है ये सारी की सारी चॉस लॉस के ऊपर ही डिपेंड है। अगर लू फैंग चॉस लॉस को एक्सपर्ट कर लेते तो डेफिनेटली उसकी ये सारी टेक्निक एक अलग लेवल पे चली जाएगी। वो मनी मन सोचता है कि जो डुआंग रिवर का इनहेरिटेंस और वर्ल्ड ऑफ जिन का इनहेरिटेंस है वो देखा जाए तो काफी ज्यादा सही है, लेकिन ये किसी भी अपने इनहेरिटर को कोई भी रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करता।
ये बस उन्हें लाइफ के पाथ के ऊपर गाइड करता है एंड साथ ही साथ कुछ मिस्ट्रीज के बारे में बताता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सेफ रह सके। लू फेंग को अपनी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक्स के ऊपर ध्यान देना था, लेकिन उन टेक्निक्स के ऊपर ध्यान देने के लिए उसे जिन रिसोर्सेज की जरूरत थी उसे वो हुआंग सिटी के अंदर मिलने वाले थे, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एट द एंड लू फेंग अपने दिमाग को शांत करता है और फिर उसके बाद वो अपनी बाकी के टेक्निक्स के ऊपर ध्यान देने लग जाता है, जैसे कि 9th स्वॉर्ड ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये हमें स्टार टावर दिखाया जाता है और स्टार टावर के एक फ्लोर के अंदर हम लोग को एक स्पेस देखने के लिए मिलता है एंड इसी स्पेस लेयर के अंदर हम लोग को काफी सारे लोग देखने के लिए मिलते हैं। ये सारे लोग वो सारे लोग थे जिनकी जान लू फेंग ने बचाई थी। यानी कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले चैप्टर्स के अंदर एक ट्राइब लीडर और साथ ही साथ उसके ट्राइब के काफी सारे लोग ये सारे के सारे हुआंग सिटी के अंदर जा रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों के ऊपर अटैक हो चुका था और लू फेंग ने इन लोगों को बचा के अपनी स्पेस पाउच के अंदर रख दिया था एंड इस वक्त ये लू फेंग के स्टार टावर के अंदर थे। अभी वो जो ट्राइब लीडर होता है उसके जो बंदे होते हैं वो उससे पूछते हैं कि चीफ, वो सुप्रीम गॉड वो हमारे साथ क्या करने वाला है, वो आखिर हमें यहाँ पे क्यों लेके आया, क्या वो हमें एक टेस्ट मटेरियल की तरह यूज करने वाला है। मैंने तो ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर करके रखा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं किस तरीके से उन सारी चीजों को मैनेज करूंगा। अभी एक बंदा कहता है कि चीफ, मैंने सुना है कि ये जो लोग होता है ये हुआंग सिटी के अंदर ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो क्या इसका मतलब जो सुप्रीम लॉर्ड है वो हमारे ऊपर कुछ ड्रग्स का टेस्ट करेंगे। अभी वो जो ट्राइबल लीडर होता है वो स्माइल करता है और कहता है कि देखो, अगर सुप्रीम लॉर्ड नहीं होते तो अभी तक हम लोग कब के मर चुके होते। इसका मतलब जो सुप्रीम लॉर्ड है उन्होंने हमारी ज़िंदगी बचाई है एंड अगर हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी या फिर ये एक सौभाग्य होना चाहिए। और इसके अलावा अगर वो हुआंग सिटी के अंदर जा रहा है एंड वो अगर हमें जिंदा छोड़ देता है तो इसे बस एक मैरिकल समझ लेना, क्योंकि वो मन ही मन सोचता है कि वैसे भी अगर लू फेंग को इन लोगों को मारना ही होता तो लू फेंग कब का इनको मार चुका होता, इतनी ज्यादा बकचोदी नहीं पेलता। एंड वो पैट्रियार्क कहता है कि देखो, हमें बस वेट करने की जरूरत है, उसके बाद हमें सब पता चल जाएगा। भाई हम लोगों को लू फेंग देखने के लिए मिलता है जो कि अभी कल्टीवेशन कर रहा था और उसे कल्टीवेट करते करते कुछ 1-2 दिन तो हो ही चुके थे एंड यहाँ का एक दिन आप लगभग 1 साल के बराबर में समझ सकते हो। लू फेंग को 3 दिन हो चुके थे, मतलब रफली 3 साल के बराबर का आप टाइम समझ सकते हो जब लू फेंग फाइनली अपनी आंखें खोलता है और उसके सर के ऊपर उसके सूरज देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ जो लू फेंग था उसे काफी ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही थी एंड जैसे ही वो इस स्मेल की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वो जो ब्लू क्रिस्टल फ्लावर था वो फाइनली पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका था, यानी कि वो ग्रो कर चुका था। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो अपने हाथों को वेव करता है और ये जो ब्लू क्रिस्टल फ्लावर होता है वो टूट के उसके हाथों के अंदर आ जाता है। वैसे तो उसे ये पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर काफी ज्यादा अच्छा लगा था, लेकिन ये जो फ्लावर है इसे बस वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ब्लड लाइन कल्टीवेशन करते हैं एंड जो लू फेंग के लिए टोटली पूरी तरीके से बेकार था, क्योंकि लू फेंग जो था वो अपने लॉस को कल्टीवेट करता था। लू फेंग के साथ साथ वो सारे के सारे जीनियसेस जो कि 3000 ओरिजिनल यूनिवर्सेस के आते हैं वो सारे के सारे भी लॉस को कॉम्प्रहेंड करते थे। लू फेंग बस इसे एक चीज कर सकता था कि वो इस चीज को बेच सकता था, क्योंकि इस चीज की काफी तगड़ी वैल्यू मिलती लू फेंग को। लू फेंग तुरंत उस ब्लू क्रिस्टल फ्लावर को एक वुडन बॉक्स के अंदर रख देता है और हुआंग सिटी के अंदर जाने का प्लान बना लेता है। लू फेंग तुरंत मोहे और मोरुशा को समन कर लेता है, जिसके बाद वो मोहे से कहता है कि वो उसे हुआंग सिटी जाने का रास्ता गाइड करे। अभी मोहे हम लोगों को बिल्कुल भी डरा हुआ सा नहीं लग रहा था, वो कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछता, वो बस खुशी खुशी लू फेंग को रास्ता बताने लग जाता है। जब लू फेंग मोरुशा की तरफ देखता है तो जो मोरुशा होता है वो काफी ज्यादा खुश दिख रहा होता है, जिसके बाद मोरुशा कहता है, मास्टर मुझे उस डेड बॉडी को खाने के बाद काफी कुछ मिला और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। मास्टर अगर इसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज लगभग 1000 बार आ जाए तो मैं जल्दी चौधरी इलम तक पहुंच जाऊंगा। लू फेंग मोरुशा की तरफ देखने लग जाता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, 1000 डेड बॉडी। सुन के लू फेंग एकदम से शॉक हो जाता है एंड उसके बाद वो मोरुशा की तरफ गुस्से में देखने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हेवन और अर्थ की पावर को ऑब्जर्व करके धीरे धीरे ग्रो करते रहो। भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट का जो वातावरण है वो ओरिजिनल कॉन्टिनेंट से काफी सूटेबल है तुम्हारे लिए एंड ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें 1000 इटर्नल ट्रू गॉड्स की बॉडी मिलेगी। बिकॉज गाइस एक ही इटर्नल ट्रू गॉड को मारने के लिए लू फेंग की आगे से गीली और पीछे से पीली हो चुकी थी। लू फेंग का जो ग्रुप होता है वो उड़ते उड़ते हुआंग सिटी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है एंड जैसे ही वो थोड़े से नज़दीक में ही होता है लू फेंग देखता है कि उस सिटी के ऊपर एक बहुत बड़ी सी वॉल है एंड ये इतनी बड़ी सिटी की, इस सिटी की जो बाउंड्री वॉल्स थी वो इवन लू फेंग की साइज से भी ज़्यादा बड़ी थी, यानी कि ओरिजिनल साइज की बात कर रहा हूँ मैं। इवन जो हिडोमो था जो कि लू फेंग से फाइट कर रहा था अपनी साइज बड़ी करके, राक्षस से भी लगभग 1000 गुना ज़्यादा बड़ी थी। सारी की सारी सिटी बॉल्स लगभग आसमान को छू रही थी। जब लू फेंग ये सारी चीजें देखता है तो थोड़ा सा शॉक होता है। उसने सोचा था कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर डेफिनेटली ये सिटीज काफी ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन इस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी सिटीज को अपने आंखों के सामने देख के लू फेंग खुद भी काफी ज्यादा शॉक था। वो जो है लू फेंग से कहता है कि सर हम लगभग हुआंग सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं एंड ये जो आपको दिख रही है ये हुआंग सिटी की आउटलाइन है,
ये जो सिटीज है ये 3 लार्ज सिटीज के अंदर बटी हुई है। ये सारी की सारी सिटीज रूल ऑन चॉस के ऊपर बनी हुई है। काफी सारे मैकेनिकल स्कूल के मास्टर्स ने मिलकर बनाया था, यानी कि वो पावरफुल एग्जिस्टेंस जो कि डिवाइन ट्रेजर्स बनाते हैं। लू फेंग को एक बहुत बड़े ह्यूज प्लांट्स भी देखने के लिए मिलते हैं और इन सारे जो प्लांट्स थे इनकी ब्रांचेस ने पूरी सिटीज के ऊपर ऐसे कब्जा करके रखा था, यानी कि पूरी फैली हुई थी। उन सारे ब्रांचेस के अंदर हम लोगों को काफी सारे पोर्टल्स देखने के लिए मिल सकते थे एंड इन पोर्टल्स के अंदर काफी सारे ट्रू गॉड्स बैठे हुए थे। तो वहाँ पे हम लोग को एक बहुत बड़ा ऑक्टाहेड्रॉन भी देखने के लिए मिल सकता था। ऑक्टाहेड्रॉन किसी चीज का नाम नहीं बल्कि एक शेप है। इस शेप का कोई मैकेनिकल ट्रू ट्रेजर उसे देखने के लिए मिल सकता था। एंड ये जो पूरी की पूरी जगह थी, इस पूरी जगह को उन ह्यूज प्लांट की ब्रांचेस ने और उस गोल्डन ऑक्टाहेड्रॉन ट्रेजर्स ने प्रोटेक्ट करके रखा था, जो कि 2 मेजर ट्रेजर्स थे पूरे हुआंग 10 मेजर लीजन्स के। यानी कि ऐसा समझ लो जैसे कि जो हुआंग सिटी है उसके जो 10 मेजर ट्रेजर्स है, उन 10 मेजर ट्रेजर्स के अंदर से 2 ये ट्रेजर्स थे। यहाँ पे कुल मिला के 3 ट्रेजर्स थे, जैसे कि वाइन ड्रैगन आर्मी, गोल्ड एंड जेड आर्मी। एंड इनमें से एक आर्मी एक सुपर जायंट मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर को कंट्रोल करती है, मतलब एक पूरी की पूरी आर्मी की जरूरत पड़ती है। वही आप अगर शियाओ के ट्रेजर की बात करोगे तो शियाओ के पास भी एक मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर है, इसका नाम शिवू यूही है, जो कि एक सिंगल टारगेट मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर है, जो कि शियाओ को उसके मास्टर जाओ शेंकी ने दिया था। ये जो 2 मैकेनिकल बड़े लीजन मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर जो लू फेंग को दिख रहे थे, ये काफी ज्यादा बड़े होते हैं और इनकी वैल्यू भी काफी ज्यादा होती है। एंड साथ ही साथ एक सिंगल ट्रेजर को ऑपरेट करने के लिए काफी सारे ट्रू गॉड्स की नीड होती है। जब ये ट्रेजर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये जो ट्रेजर्स होते हैं लगभग 14 रिलम तक की पावर को पोजेस करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जो शियाओ के पास सिल्वर विंग्स थे वो भी चॉस को कंट्रोल करते थे, लेकिन वो बस एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही चॉस को कंट्रोल करते थे। वो इन लीजन ट्रेजर्स के सामने पूरी तरीके से बेकार थे। इवन ये सारे के सारे जो युआंग लीजन ट्रेजर्स थे, इनको कंट्रोल करने वाले जो ट्रू गॉड रिलम के वॉरियर्स होते थे, इनका जो सबसे कम या फिर सबसे ऑर्डिनरी लेवल भी आप देखोगे तो वो 9th रिलम का होता था। सारे के सारे 10 लीजन ट्रेजर्स और साथ ही साथ हुआंग सिटी के वो सारे गार्ड्स, ये सारे के सारे चीजें मिलके पूरी की पूरी हुआंग सिटी को हिला के रख सकती है। अभी शियाओ अपने हाथों को वेव करता है और उसके स्टार टावर के अंदर एक बोट आ जाती है। ये वही बोट होती है जिसके अंदर वो ट्राइबल चीफ और साथ ही साथ उसके 10 ट्रू गॉड्स है। सारे के सारे बाहर आते ही सबसे पहले लू फेंग को ग्रीट करता है। जब वो देखते हैं कि वो ऑलरेडी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं, यानी कि वो युआंग सिटी के अंदर पहुंच चुके, तो वो थोड़ा सा शॉक होता है। लू फेंग उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, तुम्हारी डेस्टिनेशन युआंग सिटी थी, तुम्हें यहीं पे आना था, है ना? वो जो ट्राइबल चीफ होता है वो स्माइल करते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी डेस्टिनेशन हुआंग सिटी ही थी एंड हम सुप्रीम लॉर्ड को बहुत ज्यादा थैंक्स कहना चाहेंगे कि आपने हमारी जान बचाई। के बाद लू फेंग उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो फिर अपने अपने रास्ते चलता है। जिसके बाद लू फेंग उन्हें स्टार टावर के बाहर निकाल देता है। लू फेंग अपने रास्ते आगे बढ़ जाता है। वो क्लैन लीडर्स और वो डजन्स ऑफ ट्रू गॉड वो सारे के सारे अपने जगह पे स्टन ही खड़े रह जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन सब लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि लू फेंग अभी उन सब लोगों को किसी एक्सपेरिमेंट मटेरियल के तौर पे यूज करेगा और उनके ऊपर कुछ ड्रग्स वगैरह और बाकी सारी चीजों का टेस्ट करेगा। जनरली जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो सारे के सारे अपने से कमजोर लोगों को डोमिनेट करते हैं, बट लू फेंग के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो एक गार्डिंग एंजल से मिले हो। बाद वो जो चीफ होता है वो अपने लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि देखो, हमारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है कि हमें इस तरीके के सुप्रीम लॉर्ड मिले, लेकिन सिटी के अंदर एंटर करने के बाद किसी के ऊपर भी भरोसा मत करना। हमने शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि हमें ऐसे गार्डिंग एंजल मिले जिन्होंने हमें अपने रास्ते के ऊपर आके छोड़ दिया और साथ ही साथ हमारी जान भी बचाई। जिसके बाद वो अपने बाकी के लोगों को यहाँ पे रहने के बारे में और यहाँ पे किस तरीके से रहते हैं और कितने बड़े दिन होते हैं और क्या क्या वो सारे के सारे रूल समझा देता है। वो साथ ही साथ ये भी बोलता है कि यहाँ पे रहने के लिए तुम्हें कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन एक बार अगर तुम वाइट ट्रू गॉड रिलम के ऊपर पहुंच जाओ उसके बाद तुम्हें यहाँ के जो मेंशंस होते हैं, यानी कि यहाँ पे रहने के लिए जितने भी घर वगैरह होते हैं वो सारे फ्री में मिल जाते हैं। वो ट्राइबल चीफ कहता है कि यहाँ पे ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस और साथ ही साथ इटर्नल ट्रू गॉड्स इनकी संख्या सबसे ज्यादा कम है, तो डेफिनेटली ये यहाँ की रूलिंग जो भी रैंक बोलते हो वैसा हो सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि इस पूरी सिटी को यहाँ की सिटी लॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ये जो फैक्ट है ये पूरी तरीके से गलत है। सिटी लॉर्ड तो बस सिटी के ऊपर नजर रखता है, बाकी यहाँ की जो मेजोरिटी फोर्स है वो तो इटर्नल ट्रू गॉड्स की है। हम लोगों को पूरी सिटी का एक बार एक और नजारा देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हम लोगों को काफी सारी बोर्ड्स देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के अलग अलग क्रिएचर्स और अलग अलग कल्टीवेटर्स थे। ये सारे के सारे 3000 यूनिवर्स से आए हुए थे। सब लोगों के दिलों के अंदर अपनी अपनी होप थी अपने आप को पावरफुल बनाने की। जो लू फेंग था वो भी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर पहली बार ऐसी किसी इतनी बड़ी सिटी के अंदर आया था। जो मोरुशा होता है जब वो अपनी बोट से नीचे की तरफ झांक के देखता है तो उसे काफी सारे ट्रू गॉड्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि ऑर्डिनरी लोग थे जो कि वहां पे चल फिर रहे थे, और उन लोगों को देख के उसको एक अलग सा ही सेटिस्फेक्शन सा मिल रहा होता है।
जो मोरुशा है वो भले ही एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर कुछ फीलिंग्स तो जाग चुकी है इंसानों के लिए। साथ ही साथ हमें एक और चीज़ पता चलती है कि यहाँ पे जो फ्लाइंग बोट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है, क्योंकि ओरिजिन कॉन्टिनेंट का जो सप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो ट्रू गॉड्स होते हैं वो जनरली ज़मीन के ऊपर ही चलता है, एंड बाकी जो ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के लोग होते हैं वो थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर की साइड उड़ते हैं। और इटर्नल ट्रू गॉड जी होते हैं जो कि हल्का फुल्का आसमान के अंदर रहते हैं, वो अपनी फ्लाइंग टाइप के सीक्रेट ट्रेजर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर कोई भी वर्ड रिलम को कॉम्प्रहेंड कर ले उसके बाद वो बंदा आसमान के अंदर उड़ सकता है। लू फेंग को एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन बोर्ड भी देखने के लिए मिलता है। इन सारे बोर्ड्स के अंदर से ये जो ड्रैगन बोर्ड था ये सही में काफ़ी ज़्यादा कंस्पिशियस था, और इसका ऑरा भी काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग था। मुझे लू फेंग को बताता है कि ये एक मैकेनिकल ट्रेजर है जिसका नाम चीप पेट्रोसॉर है, और इसे एक एलाइट डिटैचमेंट हुआंग लीजन के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि यहाँ की किसी बड़ी हस्ती का वाहन है ये। जो मोहिरा था वो हुआंग सिटी के अंदर काफ़ी सालों से रह रहा था, तो डेफिनेटली वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर था, और इसने चीप पेट्रोसोर को भी 100 टाइम से भी ज़्यादा बार देखा था। जो चीप पेट्रोसोर है इसे चलाने के लिए लगभग 100 से भी ज़्यादा वाइट ट्रू गॉड्स की नीड होती है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसलिए यहाँ का लीडर इतनी रिक्वायरमेंट सह लेता है, और चीप पेट्रोसोर की मदद से इवन आप एक पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड को भी टक्कर दे सकते हो। साथ ही साथ चीप पेट्रोसोर उड़ने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड जब चीप पेट्रोसोर हवा के अंदर आता है तो उसके आसपास की जितनी भी बोर्ड्स होती है वो सारी की सारी उसे अपना रास्ता दे देती है, जैसे कि हमारे देश के अंदर एम्बुलेंस को दी जाती है। वही हम लोग को चीप पेट्रोसोर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम लोग को एक वुमेन देखने के लिए मिलती है जिसके सर के ऊपर 4 पर्पल हॉर्न्स थे, और साथ ही जो हॉर्न थे ये कुछ एक ताज जैसे लग रहे थे, एंड उसके आसपास काफी सारे लोग भी थे जो कि उसके प्रोटेक्शन के अंदर उसके बॉडीगार्ड बन के खड़े थे। जो लोग हुआंग सिटी के अंदर रहते हैं वो इस लड़की को देख के पहचान सकते हैं कि ये जो लड़की है 4 आंखों वाली, ये हुआंग सिटी का एक एलाइट क्लैन यानी कि मॉली क्लैन की डिसेंडेंट है। भाई उसके साइड में हम लोग को एक और वुमेन देखने के लिए मिल सकती थी जिसकी एक लंबी सी पूंछ थी, वो एक लंबी सांस भरती है और एक अंगड़ाई भरते हुए कहती है, फाइनली मैं हुआंग सिटी के अंदर पहुंच गई। मैं जब बाहर थी मुझे हमेशा से डर था कि जो पावरफुल बीस्ट है वो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। हुआंग सिटी के अंदर आने के बाद मुझे काफी ज्यादा सेफ फील होता है। तभी वो जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि सिस्टर डियांगरोंग, सीनियर ब्रदर वू यहाँ पे है तो हमें किसी चीज से क्यों डरने की जरूरत है। फिगर का नाम था गाओ वूशी, और ये फेवरेट डिसाइपल था मो लिजियो की। ये एक सुप्रीम कमांडर था एक मैकेनिकल सुप्रीम ट्रेजर के, यानी कि युआंग लीजन के। जहाँ पे लीजन नाम आ जाएगा तो समझ लेना वो एक ट्रेजर है जिसे डेफिनेटली ऑपरेट करने के लिए काफी सारे लोगों की नीड पड़ती है। जो बंदा ये अभी वाइट ट्रू गॉड लेवल के 10th लेवल के ऊपर है, एंड ये काफी ज्यादा यंग देखने के लिए मिल सकता था, यानी कि ये एक जीनियस है। को लगता है कि ये इतना ज्यादा जीनियस है कि ये किसी भी टाइम इटर्नल ट्रू गॉड बन सकता है। भी वो 4 सिंग वाली लड़की, लंबी पूंछ वाली लड़की से कहती है कि देखो जब भी हम जंगल के अंदर रहते हैं तभी तुम्हें हमेशा कोशिश रहना चाहिए, भले ही हमारे साथ गाँव वोशे हो लेकिन वो काफी ज्यादा जेंटल एक्ट करते हैं, लेकिन हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, अदरवाइज हम किसी भी इटर्नल ट्रू गॉड बीस्ट के ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं, एंड जब तक हम बाहर आए तब तक हमारी मौत भी हो सकती है। तभी वो छोटी लड़की कहती है कि जब तक सीनियर ब्रदर गाओ हमारे साथ है हमसे कोई भी गलती नहीं हो सकती। ये जो छोटी लड़की थी इसका नाम था फियोन, एंड जिसकी ये लोग तारीफों के पुल बांध रहे थे, यानी कि गाओ वो इसी का भाई था। भले ही यहाँ पे भाई बोला जा रहा है लेकिन इन लोगों के भाई बहनों के रिलेशनशिप में भी मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, क्योंकि चाइनीज के अंदर हर किसी को ब्रदर या सिस्टर कह के बुलाया जाता है। आप लोगों को याद होगा कि BTTH के अंदर भी जो योजी थी वो जियोयान को ब्रदर जियोयान कह के पुकारती थी, और एट द एंड उनका क्या हुआ। तो यहाँ पे ब्रदर या फिर सिस्टर कहना इनके लिए एक रिस्पेक्टफुल टर्म आप मान सकते हो, लेकिन इसके मतलब काफी सारे निकल सकते हैं। जो गावूशी जब वो चीप पेट्रोसोर को कंट्रोल कर रहा था, यानी कि ये जो चीप पेट्रोसोर था ये ड्रैगन जैसा ट्रेजर को भी गावूशी ही कंट्रोल कर रहा था, एंड उसका ऑलरेडी जो विल पावर था वो काफी ज्यादा शार्प था, उसके सेंसेस भी काफी ज्यादा शार्प थे, एंड इस चीप पेट्रोसोर ट्रेजर की मदद से उसके जो सेंसेस थे वो और ज्यादा शार्प हो जाते हैं। वो एक इटर्नल ट्रू गॉड को डिटेक्ट करता है। ये जो इटर्नल ट्रू गॉड था ये और कोई नहीं बल्कि लू फेंग ही था। लू फेंग था, उसकी भली स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी पूरी तरीके से इटर्नल ट्रू गॉड के ऑरा को सप्रेस नहीं कर सकता था, यानी कि चुतमुतु ऑरा तो उसका भी रिलीज होता था नॉर्मल इटर्नल ट्रू गॉड जैसे। जो मोरुशा था क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरीके से परफेक्ट थी और वो एक सेक्टर पीस था, तो उसने अपने ऑरा को एक वाइट ट्रू गॉड लेवल के ऊपर डाल दिया था। मोरुशा चाहे तो वो एक ट्रू गॉड भी बन सकता है और उसे घंटा कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि वो एक नोबल क्रिएचर है यूनिवर्स का, और उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोला जाता है। वो जो लंबी पूंछ वाली लड़की होती है वो अपने भाई से पूछती है, ब्रदर गाओ आप इतने ज्यादा चिंतित क्यों लग रहे हो। तभी ब्रदर गाओ जो होता है वो कहता है कि मुझे वहाँ पे एक स्ट्रेंज इटर्नल ट्रू गॉड देखने के लिए मिल सकता है, वो इस सिटी गेट की तरफ जा रहा है। वो एक आदमी है जिसके 2 बड़े बड़े गोल्डन डियर हॉर्न्स है। वो दोनों औरतें इस पर्सन के बारे में सुनती तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है। हुआंग सिटी के अंदर जो इटर्नल ट्रू गॉड्स थे वो काफी ज्यादा लिमिटेड थे, तो ये सारे के सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स को जानती थी, लेकिन ये जो स्ट्रेंज इटर्नल ट्रू गॉड था ये अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया, ये चीज उन लोगों को समझ नहीं आ रही थी।
के बाद जो ब्रदर गुवू होता है वो कहता है कि तुम्हें काफी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि इस सिटी के अंदर जो इटर्नल ट्रू गॉड्स होता है वही इस सिटी को चलाता है। अगर तुम किसी इटर्नल ट्रू गॉड के कब्जे में आ गई और उसने तुम्हें मार दिया तो उस इटर्नल ट्रू गॉड को ढूंढना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो सिटी लॉर्ड है उसके लिए भी एक इटर्नल ट्रू गॉड को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ के जो इटर्नल ट्रू गॉड है वो अपनी एक अलग इंडिपेंडेंस के अंदर रहते हैं। जो सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स है वो इटर्नल ट्रू गॉड्स की है एंड वो भी काफी ज्यादा लिमिटेड है। एंड इटर्नल ट्रू गॉड से ज्यादा जो पावरफुल वॉरियर्स है वो पूरे के पूरे हुआंग सिटी को रूल कर रहे होंगे। इस चीज के एग्जाम्पल के लिए आप उस ब्लड रेड लॉर्ड को देख सकते हो जिसके पास प्रेसिडेंट जुआन गए थे। देखने से लग रहा था कि यही पूरी की पूरी हुआंग सिटी को कंट्रोल करता होगा एंड वो डेफिनेटली चॉज लेवल तक तो होगा ही। भाई जो लू फेंग था वो काफी ज्यादा शॉक हो रहा था इतनी बड़ी सिटी को देख के, और साथ ही साथ वो देखता है कि सिटी के अंदर काफी सारे फॉर्मेशन भी लगे हुए थे एंड अगर किसी को सिटी के बाहर जाना हो तो उसे सिटी के एंट्री और एग्जिट गेट से ही बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि सिटी पूरी तरीके से फॉर्मेशन से प्रोटेक्टेड थी। साथ ही साथ कोई भी इस सिटी के अंदर टेलीपोर्टेशन का यूज भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये जो सिटी थी इस सिटी के अंदर पूरी तरीके से स्पेस बैन लगा के रखा था। लू फेंग सोचता है कि ये उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो इटर्नल ट्रू गॉड्स होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनके पास और भी काफी सारे वेज होते हैं ट्रैवल करने के। वो जस्ट अपने एक थॉट से स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये सारे के सारे जो स्पेस बैन वगैरह लगा के रखे हैं ये उनके लिए ज्यादा कोई बड़ी डील नहीं है। के बाद जो लू फेंग होता है वो मोयू से पूछता है कि यहाँ पे वो एक घर कहाँ पे खरीद सकता है, क्योंकि डेफिनेटली लू फेंग को लंबे टाइम के लिए यहीं पे रहना था तो वो अपने लिए एक घर खरीदना चाहता था। मोए इस वक्त काफी तो खुश होता है क्योंकि वो फाइनली हुआंग सिटी के अंदर पहुंच चुका था, वो भी जिंदा हालत के अंदर, एंड साथ ही साथ उसके पास उसका ट्रेजर भी था जो कि लू फेंग ने नहीं लिया था। फाइनली कुछ टाइम ट्रैवल करने के बाद जो लू फेंग का ग्रुप होता है वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है, और ये जो बिल्डिंग होती है इसकी कुल मिला के 3 फ्लोर्स के अंदर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग डिवाइडेड होती है। इस फ्लोर के अंदर काफी सारे ट्रू गॉड्स देखने के लिए मिल सकते थे, वही सेकंड फ्लोर के अंदर हम लोगों को ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के बंदे देखने के लिए मिल सकते थे, और थर्ड फ्लोर के ऊपर इटर्नल ट्रू गॉड। फर्स्ट फ्लोर के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ भी थी, सेकंड फ्लोर के अंदर ये जो लोग थे ये थोड़े से कम थे, और थर्ड फ्लोर के अंदर लोग तो देखने के लिए नहीं मिल सकते थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे इटर्नल ट्रू गॉड थोड़े कम है जिनको आप इवन अपनी उंगलियों के ऊपर गिन सकते हो। यहाँ पे जो ट्रू गॉड्स है अगर वो यहाँ पे रेसिडेंसी लेना चाहते हैं तो उनके लिए रेसिडेंसी तो फ्री होती है, बट स्टिल उन्हें चॉस क्रिस्टल पे करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने का, खाने का और बाकी के एक्सपेंस के लिए उनको थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है। वही बदले के अंदर उन लोगों को एक छोटी सी केव दे दी जाती है जिसके अंदर वो अपना गुजारा निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रू गॉड्स की संख्या काफी ज्यादा थी। तो इतने सारे जब ट्रू गॉड छोटे मोटे चॉस क्रिस्टल पे करते थे हर एरा के लिए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कि यहाँ के सिटी लॉर्ड के हाथों के अंदर जाता था, एंड यहाँ का जो सिटी लॉर्ड होता था वो इन सारे अमाउंट को यहाँ की प्रोटेक्शन, गार्डिंग और थोड़ा मोड़ा मेंटेनेंस के लिए यूज करता था, और बची कुछ चीजें उसी के जेब में जाती थी। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो डायरेक्टली थर्ड फ्लोर की तरफ चला जाता है। फ्लोर के ऊपर जाते ही वहाँ पे एंट्रेंस के ऊपर 2 लोग खड़े थे जो कि लू फेंग को काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। इसके बाद जब वो लोग देखते हैं कि लू फेंग के साथ 2 और लोग हैं जो कि सेक्टर 20 मोर्चा और मोहे हैं, तो उन लोगों को लगता है कि ये मे भी लू फेंग के सोल स्लेव होंगे, तो वो इनको भी अंदर एंटर करने देता है। उसके बाद लू फेंग इन 2 सर्वेंट्स की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे हुआंग सिटी के अंदर टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए रुकना है, तो मुझे यहाँ पे रहने के लिए एक जगह चाहिए। इसके बाद वो लोग रिस्पेक्टफुली लू फेंग से कहता है कि लॉर्ड गॉड, यहाँ पे जो रेसिडेंसी हम लोगों ने इटर्नल ट्रू गॉड्स के लिए प्रिपेयर किया है वो सारी की सारी रेसिडेंसी रून्स ऑफ चॉस के काफी नजदीक है, जिसके कारण वहाँ से आप चॉस को काफी ज्यादा क्लियरली सेंस कर सकते हो। यहाँ पे ज्यादातर लास्ट सिटीज के जो इटर्नल ट्रू गॉड्स है वो यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे रून्स ऑफ चॉस काफी ज्यादा नजदीक है, जहाँ से चॉस एनर्जी को काफी ज्यादा क्लियरली महसूस किया जा सकता है। ये भी एक कारण था जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म के लिए भी जो इटर्नल ट्रू गॉड्स है वो हुआंग सिटी के अंदर रहना पसंद करते थे। ये जो रून्स ऑफ चॉस है ये लार्ज अमाउंट ऑफ चॉस क्रिस्टल और चॉस स्टोन से मिलकर बना है। के बाद वो शियाओ को टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ केव दिखाता और कहता है कि हमारे रून्स ऑफ चॉस के अंदर काफी सारे केव्स है। इसके बाद वो जो मोटा सर्वेंट होता है वो लू फेंग को इन सारे केव्स का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाता है, और वो कहता है कि एक इटर्नल ट्रू गॉड के लिए एक सिंगल केव थोड़ा सा छोटा रह जाएगा, सो इसलिए आप काफी सारी केव्स भी खरीद सकते हो जिसको मिला के एक बड़ा केव बन जाएगा। के बाद तुरंत जो लू फेंग होता है वो एक छोटा सा केव चूज कर लेता है। तभी वो सर्वेंट कहता है कि जो केव है ये बस 2 लाख किलोमीटर लंबा चौड़ा है, एंड साथ ही साथ इसकी अंदर की जो हाइट है वो लगभग 1,28,000 किलोमीटर के आसपास है। साथ ही साथ इसका जो अंडरग्राउंड हॉल है वो बस 1 लाख किलोमीटर अंदर की तरफ डीप है। साथ ही साथ इसकी जो फॉर्मेशन और ट्रैप्स है वो भी एवरेज लेवल के है। सब चीजों को सुनने के बाद लू फेंग स्माइल कर देता है और कहता है कि इनफ इज इनफ, मुझे ये पसंद आया, तुम इस चीज को मेरे लिए फाइनल कर दो। लू फेंग ने इस केव को फाइनल इसलिए किया था क्योंकि जो लू फेंग की बॉडी है वो एक डिवाइन बॉडी है जिसको वो कितना भी ज्यादा छोटा कर सकता है और कितना भी ज्यादा बड़ा कर सकता है। तो ज्यादा बड़ा केव लेके कोई फायदा नहीं है। अगर लू फेंग अपनी डिवाइन बॉडी को एक तिनके के साइज का कर देता है तो डेफिनेटली ये केव भी उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फाइनली जो शिया होता है वो केव नंबर 913 को खरीद लेता है 500 कॉस्मॉक सेंट के ग्रेन से। वैसे अगर देखा जाए तो जो लू फेंग था वो काफी ज्यादा गरीब था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसके पास जो पैसे थे वो उसने यूडोमो से लूटे थे,
एंड देखा जाए तो यूडोमो खुद ही एक भिखारी था, यानी कि वो कंगाल बन के बैठा था। उसने इतने सारे ट्रेजर्स खरीद लिए थे कि अभी उसके पास पैसे नहीं थे। वैसे भी ये जो घर था वो लू फेंग मोरुशा के लिए खरीद रहा था, क्योंकि जो लू फेंग था वो ज्यादातर बाहर जाके अपना कल्टीवेशन वगैरह करने वाला था और वो कभी कभी यहाँ पे आके रहने वाला था। जस्ट ये जो जगह है ये उन लोगों के लिए इनफ होगी। जिसके बाद वो जो 2 सर्वेंट्स होता है वो लू फेंग से उसका नाम पूछता है, जो कि उन्हें अपने रिकॉर्ड के अंदर मेंशन करना होता है। लेकिन जो लू फेंग होता है वो इन लोगों को अपना असली नाम नहीं बताता, क्योंकि उसे लगता है कि मे भी हो सकता है कि जो पर्पल मून होली एंसेस्टर है वो उसके ऊपर नजर रख के बैठा हो, और अगर उसने अपनी असली आइडेंटिटी बता दी तो मे भी उसके ऊपर मुसीबत आ सकती है। पर्पल मून होली एंसेस्टर इस जगह पे काफी ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस होंगे। फिलहाल के लिए जो लू फेंग होता है वो अपना नाम लो ही बता देता है। के बाद वो सर्वेंट लू फेंग को एक तिलिस्मान दे देता है और कहता है कि यही तुम्हारे चॉज आर्मर 913 केव की चाबी है। की मदद से तुम कभी भी अंदर बाहर आ सकते हो और साथ ही साथ पूरे केव को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर की फॉर्मेशंस को कंट्रोल कर सकते हो। और वो 2 ऑफिशियल्स फाइनली लू फेंग और मोरुशा को उनके एस्कॉर्ट के एंट्रेंस तक पहुंचा देते हैं। लू फेंग को यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं एंड वो तुरंत इस चीज को सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर रिपोर्ट कर देता है। एक सस्पिशियस इटर्नल ट्रू गॉड ने यहाँ पे मेंशन लिया है। भले वो जो इटर्नल ट्रू गॉड था उसके कोई भी इल इंटेंशंस देखने के लिए नहीं मिल सकते थे, बट स्टिल उनको इस तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करनी होती थी। हम लोग को एक स्पेस के बाद लू फेंग, मोयो और मोर्शा देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद जो लू फेंग होता है वो मोयो को थैंक्स कहता है उसकी हेल्प के लिए। वो उसे कहता है कि फ्यूचर में जब भी उसे उसकी जरूरत पड़े तो वो उसे कांटेक्ट कर सकता है। वो उसे एक कम्युनिकेशन टोकन दे देता है। मोयो होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सरप्राइज हो जाता है कि उसे एक इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के बंदे को सर्व करने का मौका मिला एंड साथ ही साथ अभी उसने उसके साथ दोस्ती भी कर लिया है, तो फ्यूचर के अंदर जब भी उसके ऊपर कोई मुसीबत आए तो वो उसने कांटेक्ट भी कर सकता है। एक ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस लेवल का वॉरियर झाड़ बराबर का भी नहीं होता इटर्नल ट्रू गॉड के। वैसे भी यहाँ पे ज्यादातर जो मास्टर्स होता है जो कि अपने डिसाइपल्स रखते हैं वो ज्यादातर इटर्नल ट्रू गॉड लेवल की होता है। जो मोरुशा होता है वो भी मोहे को गुड बाय कहता है और कहता है लड़के मैं तेरे से जल्दी मिलूंगा, मैं होप करता हूँ कि जब भी मैं तेरे से मिलूँ तू काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हो। बाद मोरुशा और लू फेंग यहाँ से चले जाते हैं। वही जो मोहे होता है वो इन दोनों को खड़े खड़े देखता रहता है और मनी मन सोचते रहता है कि वो कितना सा लकी है कि उसे इस तरीके के काइंड सुप्रीम गॉड देखने के लिए मिले। लू फेंग ने सेफली उसे हुआंग सिटी तक ड्रॉप कर दिया, साथ ही साथ उसने उसका कोई ट्रेजर भी नहीं लिया एंड साथ ही साथ उसे एक अपॉर्चुनिटी भी दे दी कि फ्यूचर के अंदर जब भी उसे जरूरत हो तो वो उसे मदद के लिए पुकार सके। इस तरीके के इटर्नल ट्रू गॉड मिलना लिटरली इम्पॉसिबल होता है हुआंग सिटी के अंदर। हुआंग सिटी के अंदर छोड़ो कहीं पे भी इस तरीके के रिलेशनशिप देखना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, क्योंकि जो पावरफुल लोग होते हैं वो हमेशा गरीब लोगों को अपने से नीचे देखते हैं। के बाद जो मोहे होता है वो फाइनली अपने घर की तरफ बढ़ जाता है और वो खुश होता है कि उसे अपने बच्चों को देखने का मौका मिलेगा एंड साथ ही साथ उसके पास अभी एक ट्रेजर भी था जिसकी मदद से वो अपने तीनों बच्चों की जिंदगी बदल सकता था। लू फेंग और मोरुशा ये दोनों के दोनों अपने चॉस प्लेस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मोरुशा लू फेंग से कहता है कि मास्टर आपका यहाँ पे सीक्रेट नेम लो है तो मेरा नाम क्या होगा। लू फेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम अपने आप को लो सा कह के पुकार सकते हो। जो सुन के जो मोरुशा होता है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। जिसके बाद फाइनली वो लोग अपने केव के पास पहुंच जाते हैं और जब लू फेंग अपनी केव की तरफ देखता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये जो केव थी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पे ये कम से कम 1 लाख किलोमीटर के अंदर फैली हुई थी। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्यूटीफुल माउंटेन्स, नदी, झरने और काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल सकता था। लू फेंग मनी मन सोचने लग जाता है कि अगर ये केव छोटी है तो बड़ी केव कितनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। इसके बाद फाइनली इस केव के दरवाजे को लू फेंग अपने तिलिस्मान से ओपन कर देता है एंड जैसे ये तिलिस्मान यहाँ पे लगता है यहाँ की जितनी भी फॉर्मेशन होती है वो एक के बाद एक एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ उसके अंदर से एक थिक वाइट कलर का फॉग भी रिलीज होता है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने के लिए मिल सकता था एंड उसी फॉग से यहाँ पे आसमान भी फॉर्म हो जाता है। सारी की सारी जो फॉर्मेशन थी वो सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। इतनी पावरफुल तो थी कि कोई भी इटर्नल ट्रू गॉड अगर अंदर आना भी चाहे तो उसे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इन सारी फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। रही बात ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस लेवल की वॉरियर्स की, तो वो लोग डेफिनेटली यहाँ पे अंदर नहीं आ सकते थे। जो मोरुशा होता है वो कहता है कि मास्टर आपने इस चीज के लिए 500 ग्रेन्स दे के रखे हैं कॉस्मोस सैंड के, तो ये जो जगह है ये तो अच्छी होनी ही थी। ये चीज मोरुशा इसलिए कह रहा था क्योंकि जो मोरुशा की पॉकेट मनी थी वो बस 100 ग्रेन्स थी। लू फेंग था वो अभी थोड़ा सा गरीब था, इसलिए वो मोरुशा को ज्यादा पैसे भी नहीं देख सकता था। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो तिलिस्मान वो मोरुशा को दे देता और कहता है कि आज से ये केव तुम्हारी, तुम इस केव की अच्छी से रखवाली करना। इस तिलिस्मान की मदद से तुम इस केव के सारे फॉर्मेशंस को कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद लू फेंग और मोरुशा पूरे के पूरे केव को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद वो एक माउंटेन के टॉप के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे बैठ के अच्छी से दारू पीते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। मोरुशा को भी ये जो जगह थी ये काफी ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर वो जो जगह थी वो उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी। यहाँ के इन्वायरमेंट की जो चॉस एनर्जी थी वो काफी ज्यादा थिक थी, को कंज्यूम करके डेफिनेटली जो मोरुशा था वो टाइम के साथ बड़ा तो हो सकता था। इसे बोलने के लिए तो ये बस एक छोटी सी केव थी, लेकिन असल में देखा जाए तो ये पूरी की पूरी एक कंट्री थी जिसके अंदर काफी सारी बिल्डिंग्स भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती थी।
लू फेंग मोरुशा से कहता है कि वो जो सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग है वो मेरी बिल्डिंग है, उसको छोड़ के जो भी बिल्डिंग तुम्हें पसंद आए तुम रख सकते हो। उसके बाद जो मोरुशा होता है वो लू फेंग से थोड़ी दूरी के ऊपर सेकंड हाईएस्ट बिल्डिंग को चूज कर लेता है, जो कि उससे बस थोड़ी सी छोटी होती है। वो कहता है कि मास्टर मुझे आपके करीब ही रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे आपको प्रोटेक्ट भी तो करना है। ये जो सेंटेंस था मोरुशा ने काफी ज्यादा सीरियस लिखा था और उसकी ये चीज कहती आसपास के जो चॉज होते हैं उसके अंदर हलचल होने लग जाती है। ये चीज देख के लू फेंग डेफिनेटली थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फेंग मन ही मन सोचता है कि जब वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आया तो डेफिनेटली यहाँ पे उसे काफी ज्यादा थिक चॉज एनर्जी फील होने के लिए मिली थी, बट अभी जब वो बस रूइंस ऑफ चॉज के काफी ज्यादा नजदीक रह रहा है तो यहाँ पे वो चॉज को लाइव अपने आंखों के सामने मैनिफेस्ट करते हुए देख सकता था। गाइस जैसे कि कहते हैं ना कि अगर कोई चीज दिल से चाहो तो पूरी दुनिया उसे मैनिफेस्ट करने में लग जाती है, यानी कि पूरी यूनिवर्स उसे मैनिफेस्ट कर रही होती है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे मोरुशा ने कहा था कि वो अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो यहाँ के जो चॉज थे वो इस चीज को मैनिफेस्ट करने में लग गए थे। तो फेंग मन ही मन सोचता है कि अगर उसे सही में इसी तरीके का इन्वायरमेंट मिला तो उसे किसी भी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे वक्त बीतेगा वो पावरफुल बनता रहेगा। एंड इसी सोच के साथ वो अपनी एक डीप कल्टीवेशन के अंदर चला जाता है। जब मोरुशा देखता है कि उसके मास्टर मूव नहीं कर रहे तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो समझ जाता है कि जो उसके मास्टर है वो दारू पीते पीते अपने डीप कल्टीवेशन के अंदर ऑलरेडी जा चुके हैं। वो फेंग होता है वो थोड़ी दूरी के ऊपर देखता है जहाँ पे उसे रूइंस ऑफ चॉज देखने के लिए मिलता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे ये सो कॉल्ड रूइन ऑफ चॉज बिल्कुल भी फील नहीं होता। भले यहाँ की जो चॉइस एनर्जी है वो ओरिजिनल यूनिवर्स से काफी ज्यादा थिक हो, बट स्टिल ये मेरे लिए काफी नहीं है। भाई अगर वो अपने मास्टर की तरफ देखता है तो उसे फील होता है कि उसके मास्टर को अभी काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ताकि वो पावरफुल बने और फ्यूचर के अंदर वो उसे प्रोटेक्ट कर पाए। डेफिनेटली ये चीज मेरे को थोड़ी सी फनी लगी कि मोरुशा को लू फेंग को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि लू फेंग को मोरुशा को। गाइस इस पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर बस एक ही सेक्टर बीस्ट है जो कि तियानमू क्लैन के पास है, एंड जो मोरुशा है वो सेकंड सेक्टर बीस्ट है। तो डेफिनेटली मोरुशा के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है एंड साथ ही साथ लू फेंग के ऊपर भी कि वो मोरुशा को प्रोटेक्ट करके रखे। जब मोरुशा मैच्योर हो जाएगा तो डेफिनेटली ये लू फेंग के एक ट्रम्प कार्ड में से एक बन जाएगा। रिलेशनशिप टू तो हम लोगों को देखने के लिए मिलती है एक सुपर लार्ज केव जो कि थी केव नंबर 3 और ये चॉज ए के अंदर थी। जो केव थी ये बिलोंग करती थी मॉली फैमिली से। वहीं पे हम लोग को एक मिडिल एज मैन देखने के लिए मिलता है जिसके सर के ऊपर 4 हॉर्न्स थे। उसका नाम मोली मैंग था। वो एक पेपर की तरफ देख रहा था जिसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी एंड इस पेपर के ऊपर लो फेंग की इन्फॉर्मेशन लिखी थी कि एक स्ट्रेंज इटर्नल ट्रू गॉड जो कि हुआंग सिटी के अंदर अभी अभी आया है, जिसने चॉज आर्मर नंबर 913 केव के अंदर अपनी रेसिडेंसी बसाई है और इसका नाम लू हे है। तो जो मोली मन था वो ये सोच रहा था क्या ये ऐसा इटर्नल ट्रू गॉड है जो कि अभी अभी इटर्नल ट्रू गॉड बना है या फिर इसी किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा यहाँ पे भेजा गया है किसी मिशन से। भी एक लड़की वहाँ पे आती है जो कि चिल्लाती हुई आती है, फादर फादर मैंने एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को यहाँ पे देखा है और वो इटर्नल ट्रू गॉड था। जो इटर्नल ट्रू गॉड था वो दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। उसके काले कलर के बाल थे और उसके सर के ऊपर 2 गोल्डन कलर के हॉर्न्स थे। उसके फादर समझ जाता है कि वो और कोई नहीं लो ही की बात कर रहा है, यानी कि लो फेंग। इसके बाद उसके फादर उसे कहता है कि ली फियोन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी है और उसका नाम लो है एंड उसकी स्ट्रेंथ को डी ग्रेड के अंदर क्लासिफाई किया गया है। जब वो लड़की ये चीज सुनती है तो वो कहती फादर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा कम क्यों है, क्या वो क्रिएचर सही में इतना ज्यादा कमजोर है। इसके बाद वो कहता है कि अथॉरिटीज के पास फिलहाल उसकी पास्ट की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो फिलहाल टेम्परली हम लोगों ने उसे क्लास डी के अंदर क्लासिफाई करके रखा है। जो बेटी होती है जिसका नाम ली पियोन होता है वो थोड़ी सी शॉक होती है और वो कहती है क्या पूरी की पूरे एंटायर ऑफिशियल गवर्नमेंट के पास यू स्टेट के उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उसके फादर कहता है कि सिंस ये जो बंदा है इसने अभी अभी यहाँ पे केव परचेज किया है एंड साथ ही साथ इसके जो एक्शंस है वो भी ज्यादा सस्पिशियस नहीं है एंड मे भी हो सकता है कि इसने अभी अभी अपना ब्रेक थ्रू किया हो और वो अभी नया नया इटर्नल ट्रू गॉड बना हो जो कि लगभग 3rd या फिर 4th लेवल का इटर्नल ट्रू गॉड हो। फिलहाल इस वक्त बस हमें उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है एंड रही बात उसकी रैंक की तो वो अभी डी के ऊपर है, लेकिन वो धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी जैसे जैसे हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। उसके फादर उसके बेटी को वार्न करते हुए कहता है कि इवन थॉट अगर वो डी लेवल के ऊपर भी है तो अगर तुम्हें वो दिखे भी तभी भी तुम्हें उससे दूर रहना है, बिकॉज उस पर्सन के बारे में अभी तक हम कुछ भी नहीं जानते। लिफियान हाँ के अंदर मुंडी हिला देती है। यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। वीडियो खत्म होने से पहले मैं शाहजहान मौला और पद्मनी जी को 20 रुपीज के सुपर थैंक्स के लिए धन्यवाद कहना चाहूंगा। एंड अगर आप भी मुझे सपोर्ट करना चाहो तो सामने दिए गए QR के ऊपर अपना डोनेशन भेज सकते हो। एंड वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे चल रही है बिकॉज मेरा वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो चुका है और मुझे अपने फ्रेंड के घर पे जाना पड़ता है वीडियो डालने के लिए। अभी ये तो नहीं पता कि रिचार्ज कब डलेगा क्योंकि मेरे फादर बाहर गए और मेरे सारे के सारे सिक्योरिटी फंड्स खत्म हो गए। अब थोड़ा बहुत सुपर थैंक्स
थैंक्स वगैरह भेज देते, उससे मेरा थोड़ा बहुत चाय पानी का जुगाड़ हो रहा है। अगर डोनेशन के थ्रू इनफ कंट्रीब्यूशन हो जाता है तो मैं जल्दी वाईफाई का रिचार्ज डलवा लूंगा। इसके अलावा आपको एक चैनल देखने के लिए मिल रहा होगा जो कि मेरे दोस्त का है, जो कि डेफिनेटली मेरे भाई से बढ़कर है, एंड उसके चैनल के ऊपर ज्यादातर मेरे वीडियोस आते रहते हैं। अगर आप मेरे बारे में या फिर मेरे लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उस चैनल के ऊपर ही मैं अपना लोनावाला का ब्लॉग भी डालूंगा जहाँ पे मैं लास्ट ईयर घूमने के लिए गया था। आप सभी को तो याद ही होगा, हफ्ता भर मैंने वीडियो नहीं डाली थी। आप जाके प्लीज एक बार उस चैनल को विजिट कर लेना। वो भाई काफी ज्यादा मेहनत करता है, एंड साथ ही साथ उस चैनल का लिंक आपको मेरे लास्ट पोस्ट के अंदर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, ये किसी तरीके का प्रमोशन नहीं है, ये अपना ही चैनल है, तो आप जाके देख सकते हो। आप में से कौन कौन महाराष्ट्र के अंदर पुणे में रहता है वो लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। अगर हुआ तो जल्दी एक मीटअप रखेंगे, बिकॉज मैं भी इस वक्त घर पे बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ। चलो गाइज, मेरी बकवास सुन के आप लोग भी काफी ज्यादा बोर हो चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करना मत भूलना। बाय बाय।